आज देश का 55% से अधिक जीडीपी का हिस्सा कर्ज में है। यानी हमारा देश चल रहा है, लेकिन उसमें आधे से अधिक हमारी जीडीपी का हिस्सा कर्ज पर चल रहा है। कर्ज के चलते ब्याज भुगतान हमारी बड़ी चुनौती बना हुआ है, और हमारे रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर में बड़ा रोल प्ले कर रहा है ब्याज भुगतान। सरकार का बड़ा टास्क है कि हम कैसे अपने कर्ज को कम करें, हर साल का टारगेट है। और दूसरा यह टारगेट है कि हम इस कर्ज के साथ साथ ब्याज के भुगतान को कम कैसे करते हुए लाएं, जो आपको बजट में नजर आएगा। एक बजट का टर्म आप अक्सर सुनते हैं कि यह अंतरिम बजट है या फुल बजट है। जब सरकार इलेक्शन में जा रही होती है तो जो बजट लेकर आती है तो वह अंतरिम बजट है। मई में इलेक्शन है, फरवरी में बजट लेकर आना है आपको, तो साल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का बजट लेकर आना है। लेकिन उस टाइम फ्रेम में जब आपको चुनाव से पहले तक का बजट भी लाना है तो आप उसके लिए अंतरिम बजट लेकर आते हैं। इस बार का बजट कैसा था? पूर्ण बजट था। पूर्ण बजट का मतलब क्या था कि इस बार सरकार ने जो अपना बजट प्रस्तुत किया, इस बजट में पूरे साल भर के लिए पैसे की प्लानिंग की गई है। तो एक तरह से कहिए कि प्रधानमंत्री मोदी का जो ये 3.0 वाला कार्यकाल है, इस कार्यकाल के अंदर इनका ये दूसरा पूर्ण बजट आया है। तो दूसरा पूर्ण बजट जो रहा, उसके अंदर दो प्रॉपर मद रहे जिनकी चर्चा होती है। एक शब्द होता है रेवेन्यू बजट का, और दूसरा होता है यहां पर कैपिटल बजट का। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? जो चीज रिकरिंग बेसिस पर होती हो, हर बार होती हो, जैसे हर महीने आपकी तनख्वाह का आना, हर महीने ब्याज का भुगतान करना, हर महीने लोन की किस्तें चुकाना, ये सब रिकरिंग बेसिस पर होने वाले खर्च होते हैं। ऐसे ही आपकी सैलरी का आना, ब्याज का जाना, एक हुआ रिसिप्ट आने में और एक हुआ खर्च जाने में। तो यहां से रेवेन्यू शब्द निकल कर आता है। तो देश के अंदर जब सरकार हर साल टैक्स वसूलती है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट का हिस्सा होती है, लेकिन हर साल आपको भुगतान करती है तनख्वाह का, तो वो एक्सपेंडिचर का हिस्सा होता है। ठीक इसी प्रकार से कैपिटल के अंदर सरकार के द्वारा कैपिटल की प्राप्ति, जैसे स्पेक्ट्रम बेच दिया, कोयले की खदान बेच दी, इनसे जो पैसा प्राप्त होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर रिसिप्ट के अंदर होता है। और जब कैपिटल प्राप्ति की बात होती है तो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब बात होती है तो आपकी सड़कों पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर, स्कूलों पर, रेलवे कॉरिडोर्स पर जो पैसा खर्च होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा होता है। ठीक है, तो बजट जब भी हम जानते हैं तो उसमें दो मेजर टर्म देखकर जानते हैं कि रेवेन्यू यानी कि हर महीने होने वाला, हर साल होने वाला क्या है, और कैपिटल जो वंस अपॉन ए टाइम होने वाला है। ठीक है, इनको ही जानते हुए हम देखते हैं कि देश निर्माण में ज्यादा जरूरी क्या है। तो हम पहुंचते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा होता है, देश के निर्माण में उतना योगदान देता है। सड़कें व्यवस्थित होंगी, स्वास्थ्य सेवाएं व्यवस्थित होंगी, है ना, पानी की व्यवस्थाएं होंगी, या देश के अंदर अंतरिक्ष में काम होगा, डिफेंस में काम, ये सब रेवेन्यू के अंदर काम आने वाले। लेकिन डिफेंस में भी हर महीने दिया जाने वाला, हर साल दिया जाने वाला खर्च डिस्कस हो रहा है। या फिर इसके रिवर्स में बात करें कि साहब रिवर्स में आप इंस्ट्रूमेंट खरीदने पर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो डिफेंस के अंदर भी दो सेग्रीगेशन किए जा सकते हैं। एनीवे, क्या बजट के अंदर बजट की संविधान में चर्चा है? बिल्कुल, भारत के संविधान में आर्टिकल 112 इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से चर्चित करता है। बजट शब्द कहीं पर संविधान में नहीं लिखा हुआ है। ये एक बच्चों के पढ़ने लिखने की जरूरी जानकारी है जो आपको भी पता हो। बजट के अंदर दो सत्र होते हैं साथियों। पहला सेशन जो चल रहा है वो 28 जनवरी से 13 फरवरी का है। दूसरा सेशन 9 मार्च से 2 अप्रैल का है। ये जो पहला सेशन आता है ना, जिसमें अभी आपने 1 फरवरी के दिन की बात सुनी है, जिसमें आम बजट पेश किया गया है। अब इसके बाद में अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा। अब जो भाषण हुआ राष्ट्रपति का, उसके ऊपर और यहां पर ये सारे पर अब धन्यवाद प्रस्ताव चलेगा। कल हो सकता है कोई मंत्री महोदय उठ करके अपनी प्रतिक्रिया दें, विपक्ष अपनी प्रतिक्रिया दे, उस तरह की चीज होगी। फिर 5 से 13 तारीख के ऊपर बजट पर सामान्य डिस्कशन चलता रहेगा कि साहब ये काम अच्छा किया, ये काम और करना था, इस तरह का। फिर आ जाएगी छुट्टी। ये छुट्टी मैंने पहले भी कहा है, ये छुट्टी असल मायने में बजट से राहत नहीं है। यहां पर कमेटी लेवल काम शुरू हो जाता है, यानी कि बहुत सी समितियों के बीच में बजट डिस्कस करने के लिए भेज दिया जाता है, जो अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं कि साहब संचित निधि से इतना पैसा मांगा गया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से इतना पैसा मांगा गया है, क्या इसे देना चाहिए? तो हां भाई, स्वास्थ्य समिति क्या कहती है? आप कहेंगे साहब जब तो जीती हुई सरकार है, सब कुछ तो वही करेगी, समिति लेवल पर जाने की जरूरत ही क्या होती है? ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि अगर उसके अंदर कमेटी अपनी तरफ से कोई रिकमेंडेशन दे, ऐसी चीज पर ध्यान दिलाए सरकार का कि आप ये बेफिजूल खर्चा कर रहे हैं। हो सकता है कि आज बहुमत की सरकार रहे, उस सरकार को इस बात से फर्क ना पड़े, लेकिन इस बात का ढिंडोरा तो बाहर पीटा जा सकता है कि सरकार ने इस बजट में घालमेल किया हुआ है, नहीं होना चाहिए था। लोकतंत्र में अवेयरनेस की अपनी एक कीमत है, इसलिए समिति लेवल पर जब भी बजट होता है तो यह बहुत ही संवेदनशील चीज होती है। पूरा फाइनेंस मंत्रालय जो है ना, इस समय जब छुट्टी चल रही होती है, लिखा होता है छुट्टी है सदन की बजट सेशन के अंदर, लेकिन वो एकदम कान खड़े करके बैठे होते हैं। कुछ गलत फाइलिंग तो हम लोगों ने नहीं कर दी। जैसे अवकाश समाप्त होगा, फिर बजट के ऊपर चर्चा होगी। सरकार कहेगी कि साहब बताइए हमारे इस बजट के लिए कितना पैसा आप मतलब रिकमेंड करते हैं। तो बजट के ऊपर सरकार का जब पैसा मांगा गया, उस पर तमाम प्रकार की जो ग्रांट्स डिक्लेयर होंगी उनकी जिक्र होकर आती है, फिर उनके ऊपर वोटिंग होती है, और फाइनली सरकार अपनी तरफ से बताती है कि सुनिए साहब, हमने कमाने के लिए ये तरीके सोचे हैं। सरकार टैक्सेशन सबसे एंड में डिक्लेयर करती है, फाइनेंस बिल ला करके। अभी क्या किया है सरकार? दिखा रही है कि हम खर्च कहां कहां करेंगे, इसलिए हमें पैसा चाहिए, लेकिन जनता से पैसा कहां से वसूलेंगे उसका बिल सबसे एंड में लेकर आएगी, जिसकी चर्चा मिनिमम होती है। उस चर्चा को बिल्कुल हल्के से निकाल दिया जाता है कि हां साहब बिल आया था, निकल गया। सरकार उसमें टैक्सेशन की घोषणा कर दी। खैर चलिए,
अब बात करते हैं निर्मला सीतारमण जी की। जब वो बजट में आती है तो एक सिग्नेचर साड़ी पहनकर आती है, जिसकी चर्चा न्यूज़पेपर्स में होती है। उसके पीछे का उनका अपना एक तरीका है कि जब जैसे बजट का बैग चर्चा में आया तो वो बॉगेट एक बजट शब्द बन गया, ऐसे ही निर्मला सीतारमण जी की जो साड़ी है ना, ये हर बार एक चर्चा का विषय बनती है। इस बार इन्होंने तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ी पहनी है, और जब इन्होंने ये साड़ी पहनी तो इसके बाद में ये अपने आप में चर्चा के अंदर आई कि इस बार की जो साड़ी है वो तमिलनाडु को ध्यान में रख करके लाई गई है। अपना बजट पेश करने से पहले आप राष्ट्रपति जी के पास जाती हैं कि साहब हम जा रहे हैं बजट लेने। असल मायने में ये एक तरह से परमिशन लेने जैसा है कि साहब आपके पास में ये बिल आएगा, कृपया करके उसे पास करिएगा, क्योंकि देश के लिए आवश्यक है। राष्ट्रपति ने परमिशन दे दी। इस तरह का सिग्नेचर ये दिखाता है कि जाइए आप मांगिए, आप हमारा बिल हम तक भेजिएगा, हम उस पर साइन कर देंगे। बिल्कुल वैसी स्थिति है। तो ये अपने आप में देश की महिला सशक्तिकरण की एक बड़ी इमेज बनकर आता है जो आप यहां पर देखते हैं। बल्कि बाकायदा ये विधायी प्रक्रिया का भी हिस्सा है जिसमें आपको बिल को ऐसे ही ऊपर भेजना होता है। ठीक है साहब। उन्होंने अपने साथ में जो पूरी टीम है जो इस बजट को तैयार की, चाहे वित्त राज्य मंत्री हो या उनके साथ के अधिकारी हो, चाहे जिन्होंने अभी थोड़े दिन पहले आर्थिक सर्वे जारी किया, वो सब लोगों को एक साथ टीम में कि भाई ये सब लोग मिलकर के अपना बजट बनाए, उन सबके साथ एक फोटो खिंचवाई। इस बार इन्होंने पारंपरिक कांजीवरम सिल्क साड़ी पहन करके बजट प्रस्तुत किया। सुर्खियों में आता है तो इसलिए आप लोग भी चर्चा कर लें। बजट दिन की जो साड़ी होती है ये असल मायने में उस क्षेत्र में जहां आपका प्रोडक्ट है उसे एक तरह का प्रमोशन देने के जैसा होता है, प्रचार करने जैसा होता है कि भाई देखिए देश का बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने ये कपड़ा पहना तो वो उस पर्टिकुलर जगह की एक पहचान बन जाता है। जैसे मैं आपको ना पिछली कुछ साड़ियों को एक बार नजर दिलाता हूं। मैं पिछले साल वाली साड़ी बस आपके सामने नहीं रख रहा हूं, ये आप बताएंगे कि ये कौन सी जगह की साड़ी है। लेकिन मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं आपके सामने। जैसे फुल बजट 2024 का जब आया तब आंध्र प्रदेश की मंगलगिरी साड़ी पहनकर आपने बजट पेश किया था। अंतरिम बजट जब 2024 का आया था तब बंगाल की कांथा साड़ी आपने पहनी थी। 2023 में आपने इलकम सिल्क और कसूरी साड़ी पहनी थी कर्नाटक की 2023 में। मेरा सवाल यह है कि 2025 का जो बजट आया था, जो पिछले साल का जो बजट था, उसमें आपने जो ये प्रिंट पहना था इसका नाम क्या है? ये बस आपका एक रिकॉल है, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा ताकि आपको याद है या नहीं, उस पर हमारी जिक्र हो जाएंगे। आइए अब सवाल करते हैं कि सब कुछ टर्म आएंगी जो आने वाले समय में डिस्कस होंगी। उन टर्म पर हमने ऑलरेडी आप लोगों को डिटेलिंग में जानकारी दी हुई है, और वो जो जानकारी है वो हमने आप लोगों के साथ बड़ी ही डिटेलिंग में शेयर की हुई है। और क्या होता है कि ये हमने अपनी पाठशाला जो हमारा ट्विटर हैंडल है वहां पर भी आप लोगों के सामने प्रॉपर तरीके से बजट की जो महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है उन्हें शेयर किया है। आप चाहें तो जाकर के उन्हें देखिएगा। चलिए अब सवाल करते हैं कि सर जब बजट आया है तो बजट में आय और खर्च के बारे में सरकार ने क्या कहा है। सरकार ने बताया है कि हमारे इस बजट में जो हमारी कमाई है वो कहां से आएगी। तो देखो आप देख करके आश्चर्य करोगे, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है अगर आप उसे देखेंगे तो आपके दिमाग खुल जाएगा एकदम। कुल 53 लाख करोड़ रुपए का बजट है देश का। उसमें से 24%, 53 लाख करोड़ का सीधा सीधा 4 का भाग देकर के लगभग 12 चौक 48 15 13 लाख करोड़ के आसपास का अगर आप बात करें, 12-13 लाख है ना। तो ऐसे में 13 लाख करोड़ रुपए के आसपास का जो बजट है ना सरकार का केवल बोरोइंग्स पर है। यानी कि बजट को बनाया गया है उसमें पहले बड़ा हिस्सा कर्ज का है कि हम भैया पैसा कहां से आएगा, कर्जा लेंगे। साहब कर्जा क्यों लेना पड़ रहा है, बड़ा सवाल है। आपके दिमाग में यह नंबर जरूर चलना चाहिए। सरकार की कमाई के 2/3 1/4 जो साधन है वो केवल कर्ज है, और 3/4 जो साधन है, 3/4 में कॉर्पोरेट टैक्सेशन है, इनकम टैक्सेशन है, कस्टम्स है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी है, जीएसटी है। आप अगर नोटिस करें तो सरकार की कमाई का 2% नॉन डेट कैपिटल रिसीट है। बाकी अधिकांश टैक्स का चक्कर, अधिकांश पैसा सरकार टैक्स से आपके ऊपर लगाए हुए कर से कमाती है, और उसके बाद जो बचे हुए पैसे की जरूरत है वो कर्ज से निकालकर लाती है। सरकार कर्ज कहां से लेती है आपके सामने विकल्प बताऊंगा आगे चल करके भी, लेकिन फिलहाल के लिए समझिए कि वो आपसे भी कर्ज लेती है और विदेशों से भी कर्ज लेती है। आइए सेकंड पॉइंट है कि सर पैसा गया कहां, सरकार के 1 रुपए के खर्च में अधिकांश हिस्सा कहां गया। फिर से इस पूरे की पूरे हिस्से को अगर आप ध्यान से देखें तो सरकार ने 24% अपने पैसे का सोर्स कर्जा लिया था, और सरकार अपने कुल कमाई का 20% केवल ब्याज के भुगतान पर खर्च कर रही है। यह जो स्थिति है ना, 24% कुल बजट का कर्ज में और 20% अपने कुल बजट का ब्याज में जा रहा है, इससे बुरी स्थिति देश के लिए नहीं हो सकती। इसी से देश को निपटना होता है। हर बजट की जो सबसे बड़ी चिंता होती है वो ये कि भाई ये वो वाले लोग जैसे होते हैं ना कि सब क्रेडिट कार्ड के ऊपर जी रहे हैं ये लोग। इस बार एक क्रेडिट कार्ड से पैसा ड्रॉ किया, दूसरे का बिल भरा, आगे से आगे लूप में फंसे हुए हैं। मात्र सरकार 4% ही गेन कर पा रही है कर्ज से, बाकी जितना कर्ज ले रही है वो ब्याज भुगतान में ज्यादा जा रहा है।
देश के लिए चिंता का विषय होता है। सरकार इसी को ही टैकल करने की पूरी मेहनत करती है, लेकिन वही वाली बात है, घाटे का बजट जो पेश करते हो तो इसमें दिक्कत होती है। अब इस घाटे के बजट में भी आपके दिमाग में चिंता है, यार इतना भी पैसा कहां खर्च कर देती है सरकार, तो उसको ब्याज देना पड़ रहा है। इसके पीछे भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि सरकार के दिक्कत कहां पर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कहां दिक्कत आती है। आप में से कुछ लोग कहेंगे आप घने बुद्धिजीवी हो गए जो आपको पता है कि सरकार कहां बजट में गड़बड़ कर देती है। ये स्ट्रक्चरल दिक्कतें हैं जो कि इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हर विद्यार्थी को डे वन से पता होती है। तो मैं कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं, एक विद्यार्थी हूं इकोनॉमिक्स का, पढ़ता हूं आपके सामने, उसका विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में सरकार जो कमा के लाई है 53 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी, उसमें से 22% हिस्सा वो स्टेट को दे देती है। वाह, सरकार कितनी अच्छी है, देखा 22% हिस्सा तो सरकार स्टेट को दे देती है। नहीं, कोई आसान नहीं करती। आज सरकार कमाती भी तो स्टेट से है ना, स्टेट के जीएसटी में, स्टेट के टैक्स में सरकार अपना हिस्सा रखती है। जब अपना हिस्सा रखती है तो देना पड़ेगा भाई स्टेट को। आपने इतनी सारी योजनाओं में भागीदार बना दिया, अभी मनरेगा के अंदर भी आपने स्टेट को बोल दिया कि आपको इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो जब स्टेट सरकार को योजना लागू करे और स्टेट के ऊपर जिम्मेदारी डाल दे कि तुम्हें खर्चना पड़ेगा, तो सरकार स्टेट को पैसा भी देकर चलती है जो उसने उन्हीं के टैक्स से वसूला है। इसलिए जब आप टैक्सेशन पढ़ते हैं तो 3 तरह का टैक्स होता है, स्टेट टैक्स, केंद्र का टैक्स और दोनों का मिलाकर के कंबाइंड इंटीग्रेटेड टैक्स। तो ये इंटीग्रेटेड टैक्स से समझिए कि भुगतान है जो सरकार करती है। आइए, यहां पर मैंने आपके सामने एक लिस्ट को बनाकर प्रस्तुत किया कि 24 पैसा आया था ब्याज में और यहां पर इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर हमने 20 पैसा खर्च किया। अब ये जो बजट के ऊपर खर्चा है, इसमें से डिफेंस के ऊपर हम 11 पैसा खर्च करने जा रहे हैं इस बार का, यानी 1 रुपए का अगर बजट बने तो उसमें से 11 पैसा इस बार डिफेंस पर। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से और ऑब्जर्व करिएगा। जब हम पैसा खर्चने की बात कर रहे हैं तो हमने स्टेट को तो सबसे ज्यादा पैसा दिया, सेकंड नंबर पर हमने इंटरेस्ट पेमेंट पर खर्चा किया, थर्ड नंबर पर हमने सेंट्रल सेक्टर की स्कीम्स पर खर्चा किया, उसके बाद में जो फोर्थ लार्जेस्ट खर्चा है वो हमारा होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो कि राज्यों के बहाने होने वाली है। उसके बाद में जो हमारा चौथे नंबर पर जो है वो हमारा डिफेंस है, यानी डिफेंस पर हमारा सबसे बड़ा बजट है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में डिफेंस का बजट 15% बढ़ गया। ये ही जनरली चाहते हैं दुनिया के देश। उन्हें यह मतलब नहीं होता कि इंडिया पाकिस्तान में कौन जीतेगा, हम किसके साथ हैं, ये तो आप और हमारा एंगेजमेंट है जो हम सोचते रहते हैं। विदेशी जो कंपनियां हैं ना, वो चाहती है कि इस देश ने डिफेंस बजट कितना बढ़ाया। दुनिया के देश भी आपका बजट देखते हैं, वो डिफेंस बजट इसलिए देखते हैं अब हम इनको क्या बेचेंगे, इनने इतना पैसा निकाल के रख लिया। ये वैसे है जैसे मुझे पता चल जाए कि आपने इतना पैसा इस पर्टिकुलर उत्पाद के लिए रखा है, अब मैं आपके सामने प्रेजेंट हो गया, भाई साहब आपने तो रखा ही था ना, भाई साहब इसमें पैसा खर्च करिए। ये बिल्कुल उस तरह से देश अचानक 15% अपना ब्याज वो बढ़ा दे रहा है डिफेंस खर्च। इसका मतलब अभी आने वाले समय में हम अपने एयरफोर्स के लिए नए विमान की डील करने वाले हैं, हो सकता है कि हम कोई अच्छे वेपन्स और खरीदने जा रहे हो, तमाम चीजें तो वो यहां से दिख रही है ना। ऐसे ही जब रुपये कहां से आ रहा है उसमें अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो मेजर जो हमारा आय है वो कर्जा है, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स जो बड़ी कंपनियों पर लगता है, फिर इनकम टैक्स आप जैसे और हम जैसे लोग जो डायरेक्ट टैक्सेशन में भर रहे हैं वो, फिर जीएसटी 15 पैसा हमारा जीएसटी से आ रहा है, फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू से 10%। तो इस प्रकार से हमारा पैसा आता है। कुल बजट कितने रुपए का है, तो 53.47 लाख करोड़ रुपए का बजट है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस तरह से जो हम घाटे का बजट पेश करते हैं, क्यों, क्योंकि कर्जा ले रहे हो 24 पैसे का, 20 पैसा इंटरेस्ट भुगतान में कर दे रहे हो, यानी कि आपका कर्ज तो बना हुआ ही है। कर्ज बना हुआ है, इससे जानकर आश्चर्य यह होना चाहिए कि अगर हमारी जीडीपी 4 ट्रिलियन की है तो 4 ट्रिलियन में से लगभग 2.10 ट्रिलियन हमारे ऊपर कर्जा है। 55.6% का हमारा बजट एस्टिमेट है 26-27 का कि हमारा डेट इतना रहेगा। ये जो हर बार हम बोरोइंग लेते हैं इसमें इतना पैसा कर्ज का है। आप माथा पकड़ लेंगे, ओ माय गॉड ऐसा है। दुनिया के किसी भी देश को उठाकर अगर आप देखते हैं तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन आता है कि हर जीडीपी पर एक डेट होता है। उनकी ग्रोथ के लिए यह आवश्यक माना जाता है कि कर्ज नहीं लोगे तो ग्रो कैसे करोगे। यह क्या लॉजिक हुआ, लॉजिक यह हुआ कि अगर मुझे मेरा घर बनाना है, मेरे पास लाख ही रुपए थे, तो लाख रुपए में हो सकता है कि मैं 6 महीने के अंदर इतना सा ही काम कर पाऊं। मैंने लाख रुपया कर्जा लिया, उसका ब्याज भुगतान किया, 2 लाख रुपए में एक बार में अपना धंधा शुरू करने लायक काम कर लिया, कोई दुकान खड़ी कर ली, तो कर्ज से काम आसान होता है। यह जनरली कर्ज की थॉट है। लेकिन अगर आपका ब्याज भुगतान आपके कर्ज पर लायबिलिटी बन जाए तो वो एक गलत सौदा होता है। सामान्यतः हर देश कर्ज यही सोचकर लेता है कि हम तो इससे ग्रोथ करेंगे, लेकिन भारत का केस विपरीत बनता जाता है, क्योंकि वो 24 पैसा कर्ज लेकर 20 पैसा अपने ब्याज भुगतान पर खर्च करता है। यानी कि कुल कर्ज लेने के बाद भी 4% ही पैसा ऐसा है जो कर्ज का हम अपने देश के विकास में यूज कर पाते हैं। अदरवाइज हम केवल इधर से हला रहे हैं, इधर जा रहे हैं, बस इतना ही खेल कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड वाली योजना बनाकर चल रहे हैं। खैर,
साथियों, जब बजट आता है तो बजट में बताया जाता है, जैसे देखिए अब 2026 की बात कर रहे हैं तो 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक का बजट है। इसमें इतना खर्च होगा, इतनी कमाई होगी। तो जो हम खर्च करेंगे और जो कमाएंगे, इन सबकी जानकारी भी हम अपने बजट में देते हैं। लेकिन पिछले साल भाई आप एकदम कट टू कट चलेंगे ये तो जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कोई अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाए, कोई आकस्मिक घटना आ जाए। ऐसे में सरकार पिछले बजट का डेटा भी देती है कि सुनो पिछली बार जो हमारा एस्टिमेशन था ना वो रियल में यहां जाकर के लैंड हुआ, यानी कि बजट एस्टिमेटेड इतना था, एक्चुअल इतना था। तो आप 26-27 की बात कर रहे हैं, 26 की शुरुआत में, 24-25 का जाकर के अब हमें एक्चुअल डेटा निकल के आया कि 24-25 में एक्चुअली हमारा रेवेन्यू 30 लाख करोड़ खर्च हुआ था, कैपिटल पर 16 लाख करोड़ खर्च हुआ था। ऐसे ही रेवेन्यू खर्च इतना हुआ था और आय इतनी हुई थी। तो इस प्रकार से हमें निकल कर आता है। एक कॉमन चर्चा जो आप देखकर निकाल सकते हैं वो ये, अगर आप रेवेन्यू का खर्च देखें और जो कैपिटल का खर्च देखें, देश के लिए जरूरी क्या है? कैपिटल। कैपिटल क्यों जरूरी है? क्योंकि देश में निर्माण हो रहा है, वो नया पैसा कमा के देगा। मतलब ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपके पास 1 लाख रुपए की तनख्वाह आती है। 1 लाख रुपए की तनख्वाह में आपने केवल खाने में और घूमने में और अपने जरूरी काम करने में ही उस पैसे को खर्च कर दिया, तो जहां आप हैं वही बने रहेंगे। लेकिन आपने उस पैसे का कुछ इन्वेस्टमेंट करके पैसे को कमाई पर डाला होता, जिसे आप इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि पैसा से पैसा बने, आपने म्यूचुअल फंड्स में लगाया होता, आपने अपना स्टॉक में इन्वेस्ट किया, कहीं भी इन्वेस्ट किया होता, तो आपके इन्वेस्टमेंट से एसेट में इन्वेस्ट किया होता, गोल्ड में किया होता, जहां भी किया होता, उससे अगर वो भी खाली टाइम में ग्रोथ करता जा रहा है, आपकी कमाई बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे में देखा यह जाता है कि बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की बड़ी मुसीबत होती है डेवलपिंग नेशंस की, कि वो खर्चा करते हैं रेवेन्यू पर, रिकरिंग लेवल पर, कि हमारी जनता को ही हम तनख्वाह दे रहे हैं, सब्सिडी बांट रहे हैं, यही खर्चा हमारा है। हम देश के विकास पर बड़ा चंक खर्च नहीं कर पाते जो जरूरी है ताकि देश की अर्थव्यवस्था ग्रो करे। इनका इंबैलेंस जो है ना, ये देश की एक बड़ी चुनौती बजट में बनकर आता है। एनीवे, फिलहाल के लिए अगर हम बात करें कि टैक्स को लेकर के सरकार ने क्या ट्रेंड पाया, सरकार ने पाया कि साहब हमारी परसेंटेज की जीडीपी जो इस तरह से चल रही है, हम अपना ग्रॉस टैक्स जीडीपी का, अगर 4 ट्रिलियन की जीडीपी है तो हम उसका 11.2% तो जीडीपी का टैक्स ही रिसीव कर ले रहे हैं, जिसमें से डायरेक्ट टैक्स 6.9% और इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट मतलब पैसा आप ही से लिया गया लेकिन आपको नहीं बताया गया। जैसे आप अगर मेरा कोई कोर्स परचेज करते हैं, उस कोर्स की फीस असल में उतनी नहीं है, लेकिन हमने वो फीस बढ़ाकर आपसे इसलिए ली है ताकि उसमें से एक टैक्स का हिस्सा हम सरकार को भुगतान कर सकें कि लो माननी है, आपने 18% में पढ़ाई दे रखी है, लो जी भाई साहब 18% आप ले लो। तो आपको ही जेब से पैसा देना पड़ा, मेरे को आपने भुगतान किया, आपको लगा ये मास्टर कमा गया, लेकिन वास्तविकता में उसका एक बड़ा हिस्सा सरकार, 1/5 हिस्सा सरकार ले गई। तो पड़ा आपकी जेब पर जोर, लेकिन वाया मुझे बनाया गया, इसलिए आप इसे इनडायरेक्ट टैक्सेशन कहते हैं। आपको गुनहगार मैं लगा, सरकार बची रही, उस तरह से बचकर के भी वो 4.3% ले जा रही है। जीएसटी उसका एक बड़ा नमूना है। वहीं दूसरी तरफ सरकार आपकी जेब से कि सुनो इतना कमाते हो, लाओ इतना पैसा तो मेरा है, इसमें तो इस टैक्स स्लैब में आते हो, वो जो सीधा वसूली होती है वो आपके डायरेक्ट टैक्सेशन में होती है। सरकार उसे फक्र से बताती है कि तुमसे इतना ले लिया मैंने। आप में से कई बार तो लोगों को यह लगता होगा कि यार जब हम गुलाम थे तब अंग्रेज भुगतते थे और अब सरकार भुगतती है, अंतर क्या है? बस अंतर यही है, आपने चुनकर भेजा है कि तुम ले लो हमसे, और वो लोग आपने चुने हुए नहीं थे। सरकारें चलती हमेशा आपकी ही कमाई से हैं, उन्हें आपसे ही लेना है और आपके लिए ही काम करना है। अभी फिलहाल के लिए कोई फिरंगी हम पर शासन नहीं कर रहा है, हमारे अपने हम पर कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा हमारा हम पर हमारे लिए शासन है डेमोक्रेसी के अंदर। ठीक है साहब। एनीवे, अब बात करें डेफिसिट के बारे में, तो देश के ऊपर जो कर्ज है परसेंटेज जीडीपी के हिसाब से, जो कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, अभी जो 2024, 26, 27 का हमने टारगेट किया है वो 4.3% किया है। आप पूछेंगे अब ये क्या कहानी है साहब, डेफिसिट की क्या कहानी है? कर्ज तो 56% बता रहे थे, तो देखो डेफिसिट है तो ही तो कर्ज ले रहे हो ना। अगर घाटा नहीं होगा, डेफिसिट मतलब क्या? आमदनी 98, खर्चा रुपया। तो हालांकि यहां पर आमदनी 50 पैसा, खर्चा 54 पैसा ऐसा हो रहा है, तो 4% का जो डेफिसिट है इसको फुल करने के लिए आपको बोरोइंग लेनी पड़ती है। लेकिन बोरोइंग तो 4 रुपए की, 4 पैसे की ले रहे थे। आप अगर अभी नोटिस करेंगे तो 1 रुपया में 24 पैसा बोरोइंग था और 20 पैसा ब्याज भुगतान था। वो जो 4 पैसा है ना, वही तो डेफिसिट है। 4 पैसा ही हमने जो डेफिसिट के लिए लिया है वो ही आपने एक्चुअल कर्जा लिया, बाकी तो इंटरेस्ट पेमेंट में चला गया। आप कहेंगे नहीं सर हम तो इतना कर्जा ले रहे हो इंटरेस्ट चुकाने के लिए, ये ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हुए चलना है। एनीवे, सरकार ने 2026-27 का जो बजट एस्टिमेट दिया वो 53,47,315 करोड़ का है, जिसमें एक तरफ सरकार लिखती है कि कमाएंगे कहां से और एक तरफ सरकार लिखती है कि खर्चेंगे कहां पर। तो यहां पर एक्सपेंडिचर का एक डेटा दिया गया, किस किस सेक्टर पर कितना खर्च होगा। एक विकसित अर्थव्यवस्था जब भी अपना बजट डिक्लेयर करती है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ, नए इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां से ऑब्जर्व किया जाता है कि सरकार का विजन क्या है। इसलिए यहां पर आप जब इसको ध्यान से देखें तो ऑब्जर्व करें मेजर चंक क्या है, जो मैं आपको ब्रॉडली बता चुका हूं। इस बार बस आंकड़े देख लें, मैं शुरुआत में आपके सामने रख चुका हूं। आप सेक्टर स्पेसिफिक देख सकते हैं, डिफेंस में कितना है, ट्रांसपोर्टेशन में कितना है, रूरल डेवलपमेंट में कितना है, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने फिगर में निकल कर आती है। मेजर डिपार्टमेंट्स को इसमें कवर करने का प्रयास किया जाता है।
2025-26 के अंदर जहां 50,65,हजार करोड़ का बजट था, इस बार 53,47,हजार करोड़ का बजट है। पिछली बार और इस बार में अगर अंतर देखें तो डिफेंस 5,94,000 हो गया है, पिछली बार 491 था। इसी को ही 15% बजट बढ़ना कंसीडर किया गया है। ठीक है, सरकार क्या करती है? रिसीप्ट करती है और एक्सपेंडिचर करती है। 24-25 के अंदर 46 लाख का टोटल रिसीविंग और एक्सपेंडिचर था। इस बार अगर आप देखें तो 53,47,हजार करोड़ का है। सरकार क्या करती है? जितना खर्च है उतना ही मतलब अपना बजट कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि 53 लाख करोड़ का बजट आ गया कमाई का तो खर्चे का कितना आएगा? 53 लाख का ही आएगा, क्योंकि सरकार पहले खर्चा निकालती है फिर बोरोइंग्स के ऊपर जाती है। इस वजह से हमारे कर्जे इस तरह से ऊपर नीचे होते हैं। अब आपके सामने एक पॉइंट लिखता हूं, यहां पर अगर आप देखें तो 26-27 के अंदर जो हमारा सरकारी कर्ज घटाने का लक्ष्य है वो 55.6% टू जीडीपी रखा गया है कि इतना पैसा कमाते हैं तो इतना परसेंट ही हम कर्ज लेंगे। इस बार कितना था? बोले 56.1% था। अगली साल टारगेट थोड़ा कम कर्ज हो जाए, ऐसी हम जीडीपी को ग्रो करेंगे, कर्ज को घटाएंगे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। और ऐसा करने के लिए हमें क्या करना होगा? राजकोषीय घाटे में सुधार करना होगा, यानी कि हमारे खर्चे और कमाई के बीच के अंतर को पाटना होगा। तो इस बार का टारगेट हमने 4.3% रखा है। ये वो फिगर्स हैं जो आप लोगों को पता हो, क्योंकि जब घाटा होता है घाटे को भरने के लिए ही कर्ज लिया जाता है। और चूंकि देश लंबे समय से घाटे का बजट लेकर आ रहा है, हम घाटे का अगर हर साल, आप ऐसे समझिए कि आपकी तनख्वाह 100 रुपए और आप 104 रुपए के खर्चे लेकर चल रहे हैं, और आज से नहीं लंबे समय से लेकर चल रहे हैं, तो 4 पर ब्याज भी लगता जा रहा है। 75 साल से अधिक आजादी के हो चुके हैं। ऐसे में अब घाटे का बजट कंपाइल होते होते हम इस लेवल तक पहुंच गए। हमने हालांकि टारगेट जीडीपी को ग्रो करके इसे कम करने का रखा है। संभवतः आप इसे समझ पा रहे हो।